अगर आप एमपीएससी 004 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की ये मैराथन क्लास मिस करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड हाईली प्रोबेबल क्वेश्चंस जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को काफी स्ट्रांग बना सकते हैं। इसलिए पूरी क्लास को ध्यान से देखिए, क्योंकि हर क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, बिना समय के बर्बादी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आ जाती है यूनिट 1, पूर्व आधुनिक एवं औपनिवेशिक संदर्भ। देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं इनको मैंने यूनिट वाइज बनाया है। ठीक है, हर यूनिट से क्वेश्चन लिए गए हैं। इससे क्या होगा, क्वेश्चन आंसर्स करते करते आपकी पूरी बुक कवर हो जाएगी। मुझे पता है आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक बुक को छुआ तक नहीं होगा, है ना? सच बताना। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, पूरी बुक आपकी कवर हो जाएगी, वो भी क्वेश्चन आंसर्स के जरिए। इससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आने हैं, क्वेश्चंस को सॉरी आंसर्स को लिखना कैसे है, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन अब आ जाता है आपका, पूर्व आधुनिक भारत में धर्म और राजनीति के संबंधों का परीक्षण कीजिए। पूर्व आधुनिक कौन सा वाला समय, मतलब कि अंग्रेजों से अंग्रेजों के आने से पहले वाला समय की बात है। ठीक है, उसमें हमें बताना है कि धर्म और राजनीति के बीच क्या संबंध थे, ये हमें इसमें बताना है। देखिए, आज के समय में जब हम बात करते हैं तो धर्म और राजनीति को हम दो अलग अलग चीजें मानते हैं। ये कहते हैं ना हम कि भाई दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं, ये अलग है, राजनीति में धर्म को नहीं मिलाना चाहिए, ऐसे कहते हैं। लेकिन पूर्व आधुनिक भारत में क्या था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, ऐसा नहीं था। ये दोनों क्या थी, काफी ज्यादा एक दूसरे से संबंधित थी, एक दूसरे पे काफी ज्यादा निर्भर करती थी। उस समय जो था रिलीजियन सिर्फ पूजा पाठ या मंदिर मस्जिद तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि लोगों की डेली लाइफ, समाज की व्यवस्था और राजा के शासन को भी धर्म ही डायरेक्शन देता था। ठीक है, आसान भाषा में कहें तो धर्म ना राजनीति को वैधता देता था। ठीक है, अगर कोई राजा धर्म के अनुसार शासन कर रहा है तो जो प्रजा होती थी वो मानती थी कि बड़ा बढ़िया राजा है भाई, धर्म के रास्ते पे चलता है, कितना अच्छा है। तो इससे क्या होता था, वैलिडेशन मिल जाता था उसको कि हाँ, अच्छा राजा है, ये शासन करने के योग्य है, हम इसको अपना राजा स्वीकार करते हैं, इस तरीके से। ठीक है, और जो राजनीति होती थी वो क्या देती थी बदले में धर्म को? वो देती थी धर्म को प्रोटेक्शन। ठीक है, तो हुआ ना एक दूसरे से ये संबंधित। तो यही वजह है कि पूर्व आधुनिक भारत में धर्म और राजनीति एक दूसरे से काफी ज्यादा गहराई से जुड़े हुए थे। अब सबसे पहले समझिए कि उस समय राजा की शक्ति केवल सेना या फिर धन नहीं होती थी कि भाई फला राजा पे बड़ी तगड़ी सेना है तो ये जो है राजा बनने के योग्य है, या फिर बड़ा अमीर है, काफी धन है, काफी जमीन जायदाद है इसके पास, तो ये सिर्फ ऐसे नहीं बनते थे राजा। ठीक है, लोग ये मानते थे कि राजा जो है ना वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है भगवान का। मतलब कि जो ये राजा है, राजा को राज करने का अधिकार किसने दिया है? भगवान ने दिया है, ऐसा उस समय माना जाता था। तो इसलिए जब कोई राजा शासन करता था तो उसकी सत्ता को धार्मिक मान्यता प्राप्त होती थी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर राजा न्याय करता था, जनता की रक्षा करता था और अपनी ड्यूटीज का पालन करता था, तो उसे राज धर्म का पालन करने वाला शासक माना जाता था कि भाई बड़ा बढ़िया राजा है, धर्म के रास्ते पे चल रहा है, कितना रिलीजियस है, ये तो बड़ा अच्छा आदमी है। तो उसको फिर अच्छा शासक मानते थे। इसलिए जनता का विश्वास राजा पर बना रहता था और उसकी उसका जो शासन होता था वो वैध माना जाता था कि हाँ भाई, ये जो है ये शासन कर रहा है, ये इसके योग्य है। ठीक है, लोग इसको स्वीकार कर लेते थे, इसको वैलिडेट करते थे कि हाँ ये राजा है, हम इसको स्वीकारते हैं। फिर देखिए, अब दूसरे पक्ष को समझते हैं। राजनीति जो थी वो केवल सत्ता का खेल नहीं थी, शक्ति का खेल नहीं थी ये। उस समय पर, पुराने समय में सिर्फ शक्ति का ये खेल नहीं थी। शासन चलाने के लिए ना
नैतिकता, न्याय और कर्तव्य की भी ज़रूरत होती थी। नैतिकता का मतलब क्या होता है? ये अभी मैं क्लियर कर देती हूँ क्योंकि ये बार-बार शब्द आगे भी आएगा। ठीक है? नैतिकता का मतलब होता है एक 2-3 शब्द में कहें तो सही और गलत की समझ होना। वो क्या होती है? नैतिकता। सही और गलत की समझ होना, अंतर आत्मा से निकलना कि हाँ, ये चीज़ गलत है। देखो जब आपके साथ भी होता होगा जब जैसे हम कुछ बुरा काम करने जाते हैं, तो हमारे अंदर से निकलता है कि नहीं यार मत कर, नहीं, 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 ये सही नहीं है। तो यही क्या होता है, यही नैतिकता होती है, वो जो अंदर से निकलता है कि हाँ, ये गलत है, इसको हमें नहीं करना है। तो ये होती है नैतिकता, तो इन सारी चीज़ों की भी ज़रूरत होती थी उस समय पर शासन चलाने के लिए। ये सभी जो वैल्यूज़ थी, ये कहाँ से मिलती है? नैतिकता, न्याय, कर्तव्य ये वैल्यूज़ कहाँ से मिलती हैं? धर्म से मिलती हैं, ठीक है? इसलिए कानून और सज़ा और प्रशासन ये भी किसके अनुसार चलते थे? धर्म के अनुसार ही चलते थे। आज हम जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि शासन कैसे चलाना है? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलाना है। तो उस समय धर्म ही एक प्रकार से समाज को सही और गलत की रास्ता दिखाता था, ठीक है? जैसे आज कॉन्स्टिट्यूशन दिखाता है ना कि हाँ भाई ये चीज़ जो अगर करी तो फिर सज़ा मिलेगी, ये चीज़ नहीं करनी है, ओके? तो इसी प्रकार से धर्म रास्ता दिखाता था कि हाँ ये गलत है, ये चीज़ सही है। फिर देखिए पूर्व आधुनिक भारत में ना जो समाज का स्ट्रक्चर होता था, वो भी धर्म और राजनीति दोनों चीज़ें मिलकर डिसाइड करती थी। जैसे कि जाति व्यवस्था, सामाजिक पदानुक्रम मतलब कि सामाजिक पदानुक्रम मतलब ये कि हाँ, ये वाला वर्ग ऊपर है, ये नीचे है, फिर ये नीचे है, ये पूरा सीरियल। तो ये सामाजिक पदानुक्रम और अलग-अलग वर्गों की भूमिकाएँ, इन सारी चीज़ों को क्या प्राप्त थी? धार्मिक मान्यता प्राप्त थी। अब जब इनको धार्मिक मान्यता प्राप्त थी, तो राजनीतिक सत्ता भी क्या करती थी? इन व्यवस्थाओं को बनाए रखती थी। अगर नहीं बनाएगी तो फिर क्या होगा? यही होगा कि हाँ भाई, ये राजा तो धर्म के अनुसार नहीं चल रहा है, ऐसा काम नहीं कर रहा है। ठीक है? अब इसका ना पॉजिटिव प्रभाव तो ये था कि समाज के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहती थी। लेकिन इसका नेगेटिव प्रभाव ये भी था कि सामाजिक असमानताएँ जो हैं वो मजबूत हो जाती थी और ना ऊँचे वर्गों का और धार्मिक संस्थाओं का जो इन्फ्लुएंस है, वो शासन पर बढ़ जाता था। फिर नेक्स्ट आ जाता है धार्मिक विविधता और सह-अस्तित्व। देखिए जो भारत देश है हमारा प्यारा देश भारत, ये हमेशा से कई धर्मों वाला देश रहा है, ठीक है? कई धर्मों के लोग इधर रहते हैं शुरू से ही। यहाँ हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, मुस्लिम एटसेट्रा अनेक धर्मों के लोग इधर रहते हैं। तो कई शासकों ने क्या करा? धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया। धार्मिक सहिष्णुता की मतलब कि भई हाँ, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, हम सब धर्मों को प्रोटेक्ट करते हैं। ये होता है धार्मिक सहिष्णुता तो ये अपनाया कई शासकों ने उन्होंने अलग-अलग धर्मों और समुदाय को प्रोटेक्शन दी। एग्ज़ाम्पल के लिए कई राजाओं ने अलग-अलग धार्मिक संस्थाओं को अपनी हेल्प दी, ठीक है? ताकि वो खुश रहें और उनका वैलिडेशन बना रहे राजाओं का। लेकिन कुछ कंडीशंस में धर्म राजनीतिक संघर्ष का वजह भी बन जाता था। यानी धर्म कभी एकता का ज़रिया बन जाता था, तो कभी डिस्प्यूट की वजह भी बन जाता था। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। पूर्व आधुनिक भारत में धर्म और राजनीति का जो संबंध था ये एक दूसरे पर निर्भरता वाला था। ठीक है? एक दूसरे पर ये डिपेंड करते थे। धर्म जो है राजनीति को वैलिडेशन देता था और राजनीति क्या देती थी उसको? प्रोटेक्शन देती थी। तो धर्म ने राजनीति को वैधता और नैतिक बेस दिया, जबकि राजनीति ने धर्म को प्रोटेक्शन और प्रभाव दिया। इससे समाज में व्यवस्था और स्थिरता बनी रही, लेकिन साथ ही सामाजिक असमानताओं और धार्मिक प्रभुत्व को भी बल मिला। इसलिए धर्म और राजनीति का ये जो संबंध है, पूर्व आधुनिक भारतीय समाज की सबसे इम्पोर्टेंट विशेषताओं में से एक था।
अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। औपनिवेशिक आधुनिकता ने भारतीय समाज और राजनीति को किस प्रकार पुनर्गठित किया? मतलब कि जब अंग्रेज आए तो उन्होंने भारतीय समाज और राजनीति को कैसे बदल दिया? हमारी जो व्यवस्था थी समाज की और राजनीति की, उसको कैसे बदला? क्या-क्या बदलाव आए? ठीक है, ये हमें बताना है। लेकिन सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि ये औपनिवेशिक आधुनिकता क्या है? देखो, जब अंग्रेज भारत आए ना, तो वो अपने साथ नई शिक्षा, नई प्रशासनिक व्यवस्था, नए कानून, रेलवे, डाक व्यवस्था, प्रेस और आधुनिक विचार लेकर के आए। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? औपनिवेशिक आधुनिकता कहते हैं। लेकिन देखो, ध्यान रखना, ये जो आधुनिकता थी ये पूरी तरह भारतीयों के हित के लिए नहीं थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था, अंग्रेजी शासन को मजबूत बनाना, ठीक है? और बेनिफिट कमाना। कौन कमाएगा बेनिफिट? अंग्रेज कमाएंगे बेनिफिट, ठीक है? फिर भी इन बदलावों ने भारतीय समाज और राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया। अब देखते हैं समाज का पुनर्गठन। देखो, सबसे बड़ा जो बदलाव आया वो आया शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है? अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा शुरू की। इससे पहले गुरुकुल वाला सिस्टम था ना, तो इसके बाद इन्होंने आधुनिक शिक्षा शुरू कर दी। अब लोग सिर्फ धार्मिक ग्रंथों तक लिमिटेड नहीं रहे, बल्कि विज्ञान, तर्क यानी कि लॉजिक, हिस्ट्री और आधुनिक ज्ञान से इंट्रोड्यूस हो गए। इससे लोगों में क्या हुई? नई सोच और विचार डेवलप हुए। लोग अब समाज की बुराइयों पर सवाल उठाने लगे, जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह और जातिगत भेदभाव। इनके खिलाफ अब आवाज उठने लगी, ठीक है? देखो, पहले लोग क्या करते थे? जो सामाजिक कुरीतियां होती थी ना, उनको भाग्य या फिर परंपरा मान करके एक्सेप्ट कर लेते थे कि हाँ, ये तो हमारा भाग्य ही ऐसा है। अब ये परंपरा है, हम क्या ही बोल सकते हैं, इसमें क्या ही कर सकते हैं। तो ऐसे करके वो एक्सेप्ट कर लेते थे। लेकिन आधुनिक शिक्षा ने क्या किया? उनको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये जो हो रहा है, क्या ये सच में सही है? ठीक है? तो यहीं से समाज सुधार आंदोलनों की शुरुआत हुई। और देखिए, अंग्रेजी शिक्षा और नई नौकरियों की वजह से ना समाज के अंदर एक नया वर्ग पैदा हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं? मध्य वर्ग, मिडिल क्लास। इसमें क्या कौन-कौन शामिल थे? शिक्षक, वकील, पत्रकार, क्लर्क और सरकारी कर्मचारी इस वर्ग के अंदर आते थे। और यही वर्ग ना आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व भी करता है, ठीक है? उसकी लीडरशिप भी इसी वर्ग ने की। अब देखते हैं कि राजनीति के अंदर क्या-क्या बदलाव आए। देखिए, अंग्रेजों ने ना पूरे भारत में क्या कर दिया? एक संगठित यानी कि स्ट्रक्चर्ड प्रशासनिक व्यवस्था बना दी। उन्होंने कोर्ट्स, पुलिस, नौकरशाही, केंद्रीकृत प्रशासन, इन सारी चीजों की स्थापना कर दी। इससे क्या हुआ? शासन ना पहले के मुकाबले अब ज्यादा व्यवस्थित हो गया, ठीक है? इससे नियंत्रण भी बढ़ गया, कंट्रोल भी बढ़ गया और संगठित भी हो गया शासन। और देखिए, अंग्रेजों के आने के बाद ना लोगों ने पहली बार अधिकार, प्रतिनिधित्व, न्याय, ये जो विचार थे इनको समझना शुरू किया। अब लोग सरकार से सवाल पूछने लगे। वो चाहते थे कि हमें जवाबदेह सरकार मिले, ठीक है? और धीरे-धीरे आधुनिक राजनीतिक संगठन बनने लगे फिर उसके बाद। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब जो क्या हुआ? सभाएं होने लगी, भाषण होने लगे, अखबार के ज़रिए से राजनीतिक जागरूकता फैलने लगी अब। यहीं से आधुनिक भारतीय राजनीति की स्टार्टिंग हो गई। अब देखते हैं आर्थिक बदलाव क्या-क्या आए और उसका फिर समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। देखो, औपनिवेशिक आधुनिकता सिर्फ शिक्षा और राजनीति तक लिमिटेड नहीं थी। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को भी बदल दिया था। अंग्रेजों ने भारतीय कृषि, उद्योग और व्यापार को अपने हितों के अकॉर्डिंग ढाल दिया।
ठीक है? अपने हितों के अनुसार ये क्या करते थे? बेनिफिट ही तो कमाने ही आए थे, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें, इसीलिए आए थे ये। तो इसका रिज़ल्ट ये निकला, कई जो हमारे पारंपरिक उद्योग थे, वो अब कमज़ोर हो गए। बेरोज़गारी बढ़ गई, गरीबी भी बढ़ गई, लोगों में डिससैटिस्फैक्शन अब फैलने लगा और यही यही जो डिससैटिस्फैक्शन था, आगे चलकर किसकी ताकत बना? राष्ट्रीय आंदोलन की ताकत बना। अब देखते हैं राष्ट्रवाद का विकास। देखिए ये जो था रिजल्ट, ये औपनिवेशिक आधुनिकता का सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट था, राष्ट्रवाद का विकास। रेलवे, टेलीग्राफ, डाक व्यवस्था, अखबार और आधुनिक शिक्षा ने ना भारत के लोगों को एक दूसरे से अब क्या कर दिया? जोड़ दिया, कनेक्टिविटी अब बढ़ गई। पहले लोग खुद को केवल बंगाली, पंजाबी, मराठी या फिर तमिल मानते थे। लेकिन अब उनमें ये भावना विकसित होने लगी कि हम सब भारतीय हैं और यहीं से राष्ट्रवाद की भावना क्या हो गई? मजबूत हो गई। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो औपनिवेशिक आधुनिकता ने भारतीय समाज और राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया। इसने आधुनिक शिक्षा दी, समाज सुधार आंदोलन को जन्म दिया, नए मध्य वर्ग का निर्माण किया, आधुनिक राजनीति और कानून की शुरुआत की और राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत बनाया। हालांकि ये आधुनिकता अंग्रेजी शासन के हित में लाई गई थी, लेकिन भारतीयों ने इसे अपने विकास और स्वतंत्रता संघर्ष के हथियार के रूप में यूज किया। अब आ जाती है यूनिट 4 प्रारंभिक राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाएं। अब आप सोचेंगे कि यूनिट 2 आनी चाहिए थी, भाई 4 कहाँ से आ गई यूनिट? देखिए उन्हीं यूनिट को लिया गया है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, तो उन्हीं वाली को लिया है। तो इसमें आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, राजा राममोहन राय के सामाजिक और राजनीतिक विचारों का मूल्यांकन कीजिए। अब इनके विचार देखते हैं। देखिए जब जब भी आधुनिक भारत की स्टार्टिंग की बात होती है ना, तो सबसे पहले जिस व्यक्ति का नाम लिया जाता है वो कौन है? राजा राममोहन राय। इन्हें आधुनिक भारत का जनक या फिर पिता भी कहा जाता है। उस समय ना भारतीय समाज में कई सारी बुराइयां थी, जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह, अंधविश्वास, महिलाओं की खराब स्थिति। तो राजा राममोहन राय जी ने ना इन समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाई और समाज को नई डायरेक्शन देने की कोशिश की। साथ ही इन्होंने राजनीति में भी आधुनिक और उदारवादी विचारों को बढ़ावा दिया। अब सबसे पहले सामाजिक विचारों को समझते हैं। ठीक है, तो राजा राममोहन राय का सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है? सती प्रथा के खिलाफ संघर्ष। ठीक है, तो उस समय ना देखो क्या होता था, अगर किसी महिला का पति मर जाता था तो कई जगहों पर उसके पति की चिता के साथ ही ना उस स्त्री को जिंदा जला देते थे। ठीक है, तो राजा राममोहन राय ने इसे क्या कहा कि ये तो अमानवीय है, बिल्कुल ये तो इंसानियत की दुश्मन है और इसको अन्यायपूर्ण भी उन्होंने बताया। और इन्होंने लगातार अभियान चलाया जिसका परिणाम क्या निकला? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कि बैन लगा दिया गया। और देखिए फिर इन्होंने महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया। ये मानते थे कि किसी भी समाज का विकास तभी पॉसिबल है जब महिलाओं को सम्मान और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इसलिए इन्होंने महिला शिक्षा, महिला सम्मान, महिला अधिकार का सपोर्ट किया और इन्होंने देखो अंधविश्वास और रूढ़ियों का भी विरोध किया था। राजा राममोहन राय तर्क यानी कि लॉजिक और विवेक यानी कि रीजन में विश्वास करते थे। उन्होंने अंधविश्वास, मूर्ति पूजा की कट्टरता और पुरोहितवाद, इसकी क्या की उन्होंने आलोचना की। इनका मानना था कि धर्म का जो उद्देश्य है ना, वो मानव का कल्याण होना चाहिए, ना कि लोग उससे डरकर उसके कंट्रोल में रहें।
और देखिए इन्होंने अपने विचारों को फैलाने के लिए ना ब्रह्म समाज की स्थापना की। इस संस्था का जो उद्देश्य था वो था एकेश्वरवाद, यानी कि जो भगवान है वो एक ही है, ठीक है? परब्रह्म है। सामाजिक सुधार था इसका उद्देश्य, धार्मिक सहिष्णुता था इसका उद्देश्य और तर्कसंगत सोच थी, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग करो भाई, जो चीज़ है उसका लॉजिक तो ढूँढो, क्या है इस चीज़ का लॉजिक, क्यों कर रहे हैं हम इसको, क्यों है ये ऐसा? तो इन सब चीज़ों को क्या दिया उन्होंने? बढ़ावा दिया। और फिर अब देखते हैं इनके राजनीतिक विचार। तो इन्होंने उदारवादी विचारधारा को सपोर्ट दिया। ठीक है? सपोर्ट किया इन्होंने उदारवादी विचारधारा को। ये मानते थे कि शासन कानून के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, किसी इंसान की मनमर्जी से ना चले। इसे हम क्या कहते हैं? रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। और ना देखिए ये भी मानते थे कि भारत के शासन और प्रशासन में ना भारतीयों को भी भाग लेने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। यानी केवल अंग्रेजी शासन ना चलाएं, बल्कि भारतीयों को भी भागीदारी इसमें मिले। भाई इनका कहना था कि भारत देश हमारा है और शासन आके आप कर रहे हो, इसमें हम भारतीयों को भी तो भागीदारी दो। आप थोड़ी चलाओगे, आपको क्या पता हमारे यहाँ के मुद्दे, आपको क्या पता हमारे यहाँ की व्यवस्था के बारे में, ठीक है? फिर नेक्स्ट राजनीतिक विचार आ जाता है इनका प्रेस की स्वतंत्रता। देखिए आज हम सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स की बात करते हैं, कुछ भी अगर गलत होता है, तो ट्विटर पे कैंपेनिंग होने लग जाती है, रील्स वगैरह को वायरल किया जाता है, ठीक है? ऑनलाइन प्रोटेस्ट भी हो जाते हैं अब तो। लेकिन उस समय क्या था? उस समय प्रेस थी, अखबार छपते थे, तो यही क्या होता था जनता की आवाज़ होती थी। तो इसलिए राजा राममोहन कहते थे कि प्रेस की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इस चीज़ के बड़े सपोर्टर थे राजा राममोहन राय। वो मानते थे कि अगर प्रेस स्वतंत्र होगा, तभी सरकार की गलतियों को उजागर किया जा सकेगा, तभी उनकी गलतियों का पर्दाफ़ाश किया जा सकेगा और कोई तो साधन है ही नहीं। तो इस वजह से, ठीक है? फिर नेक्स्ट आ जाता है अ, अंग्रेजों के शासन के प्रति इनका पॉइंट ऑफ व्यू। तो राजा राममोहन राय अंग्रेजों के बिल्कुल अंध समर्थक नहीं थे, ठीक है? कि हाँ भाई अंधाधुंध उनको सपोर्ट किए जा रहे हैं अंग्रेजों को, तो ऐसा नहीं था। वो अंग्रेजी शासन की कमियों की आलोचना भी करते थे, सिर्फ तारीफ नहीं करते थे, आलोचना भी करते थे। लेकिन साथ ही वो ये भी मानते थे कि आधुनिक शिक्षा, आधुनिक कानून, आधुनिक प्रशासन, ये सारी चीज़ें भारत के विकास में सहायक हो सकते हैं, ठीक है? हेल्प करेंगे भारत के विकास में। इसलिए उनका जो दृष्टिकोण है, ये सुधारवादी है, क्रांतिकारी नहीं। फिर अब देखते हैं इनके सामाजिक राजनीतिक विचार, ठीक है? इनका संबंध क्या है? राजा राममोहन राय के अकॉर्डिंग सामाजिक सुधार और राजनीतिक सुधार एक दूसरे से काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं इनके अकॉर्डिंग। वो कहते थे कि अगर समाज अंधविश्वास, अशिक्षा यानी कि निरक्षरता, अनपढ़ता और कुरीतियों में फंसा रहेगा, तो वो कभी राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं बन सकता। ठीक है? अगर इन्हीं चीज़ों में फंसा रहेगा, छोटी-छोटी चीज़ों में, तो फिर मजबूत बन ही नहीं पाएगा। इसलिए पहले समाज को अवेयर बनाना ज़रूरी है। ठीक है? समाज को जागरूक बनाना ज़रूरी है। यही वजह है कि उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में सुधार की बात की। अब देखो क्वेश्चन में मूल्यांकन पूछा था तो इसका मूल्यांकन भी करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स। तो इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया, महिला अधिकारों का सपोर्ट इन्होंने किया, आधुनिक शिक्षा और तर्कवाद को इन्होंने बढ़ावा दिया, प्रेस की स्वतंत्रता और कानून के शासन का इन्होंने सपोर्ट किया, आधुनिक भारतीय चिंतन की इन्होंने नींव रखी। अब देखते हैं इनकी लिमिटेशन, सीमाएँ क्या-क्या थी इनके विचारों की। तो कुछ विद्वान जो है वो ये मानते हैं कि उनका प्रभाव मुख्य रूप से शिक्षित और शहरी वर्ग तक लिमिटेड था। वो जन आंदोलन के नेता
नहीं थे, ठीक है? मतलब कि ये कुछ लोगों का ये कहना था, कुछ विद्वानों का कि ये मॉडर्नाइज़ेशन को, शहरी वर्ग को ज़्यादा उस पर फ़ोकस कर रहे हैं, सबकी बात ये नहीं कर रहे हैं। तो ये जन आंदोलन के नेता नहीं थे, फिर भी आधुनिक भारत के निर्माण में इनका कॉन्ट्रिब्यूशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो राजा राममोहन राय आधुनिक भारत के सबसे इम्पोर्टेंट समाज सुधारकों और राजनीतिक चिंतकों में से एक थे। उन्होंने समाज में फैली बुराइयों का विरोध किया, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की, आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया और राजनीति में उदारवादी मूल्यों की नींव रखी। इसलिए उन्हें आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, ज्योतिबा फुले के सामाजिक न्याय संबंधी विचारों का विश्लेषण कीजिए। देखिए 19वीं सदी का जो हमारा भारतीय समाज था ना, इसमें जातिगत भेदभाव, ऊंच-नीच, शोषण और असमानताएं भरी हुई थी। तो ऐसे टाइम में ज्योतिबा फुले ने समाज के कमजोर वर्ग, खास करके शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं के अधिकारों के लिए क्या किया? संघर्ष किया। इनका मानना था कि हर इंसान बराबर है और किसी भी इंसान के साथ ना उसकी जाति, जन्म या लिंग को लेकर के भेदभाव उसके साथ नहीं होना चाहिए। इनके जो विचार थे वो सामाजिक न्याय, समानता और मानव गरिमा के ऊपर बेस्ड थे। अब देखते हैं इनकी जाति व्यवस्था की आलोचना। तो देखिए ज्योतिबा फुले का जो सबसे बड़ा संघर्ष था वो किसके खिलाफ था? जाति व्यवस्था के खिलाफ था। ये मानते थे कि भारतीय समाज में जो मौजूद ज्यादातर अन्याय और शोषण है ना, इसकी जड़ क्या है? जाति व्यवस्था है। जो अन्याय हो रहा है और जो शोषण हो रहा है उसकी जड़ क्या है? जाति व्यवस्था है। ठीक है? इन्होंने खास रूप से ब्राह्मणवादी प्रभुत्व की आलोचना की और कहा कि ये जो कुछ वर्ग हैं, इन्होंने धर्म और परंपरा के नाम पर समाज के जो बड़ा हिस्सा है उसको दबाकर रखा है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी स्कूल में कुछ बच्चों को ना सिर्फ उनके जन्म के बेस पर आगे बैठने दिया जा रहा है और बाकियों को पीछे बैठाकर कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी जा रही। तो क्या ये फिर न्याय होगा? नहीं होगा ना। तो ठीक इसी तरह फुले का कहना था कि जन्म के आधार पर ऊंच नीच तय करना सामाजिक अन्याय है। अब देखते हैं शिक्षा और सामाजिक मुक्ति। तो ज्योतिबा फुले का ये विश्वास था कि अगर समाज को बदलना है ना, तो सबसे पहले शिक्षा फैलानी होगी। वो कहते थे कि शिक्षा ही मुक्ति का सबसे बड़ा माध्यम है। उन्होंने शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं को शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया इन्होंने कि हाँ भाई आप पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, तभी मुक्ति मिल पाएगी इन सारी कुरीतियों से। और यहाँ पर आप एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना, ज्योतिबा फुले जो कि इनकी वाइफ थी, इन्होंने इनके साथ मिलकर लड़कियों और दलित बच्चियों के लिए स्कूल खोले और उस समय लड़कियों को पढ़ाना भी समाज में एक्सेप्टेबल नहीं था। फिर भी उन्होंने विरोध का सामना करते हुए शिक्षा का आंदोलन चलाया। फिर आ जाता है धर्म और सामाजिक न्याय। तो देखिए जो फुले थे ये धर्म के विरोधी नहीं थे, लेकिन वो ऐसे धार्मिक अंधविश्वासों और परंपराओं के विरोधी थे जो लोगों के साथ भेदभाव कर रही थी। ठीक है, उनका ये मानना था कि धर्म का जो उद्देश्य है ना, ये मानवता, नैतिकता, करुणा ये सब होना चाहिए, ना कि जातिगत श्रेष्ठता हो कि हाँ मेरी जाति ज्यादा श्रेष्ठ है, मेरी जाति ज्यादा सुपीरियर है, मैं ऊपर आता हूँ तो नीचे आता है। ये सब नहीं होना चाहिए और ना ही कर्मकांड होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि फुले ना ये कहते थे कि अगर कोई धार्मिक व्यवस्था इंसानों को बराबरी नहीं दे रही, तो उस व्यवस्था पर हमको फिर सवाल उठाना चाहिए। ये सवाल उठाना जरूरी है। ठीक है, अब आ जाता है राजनीतिक चेतना और सामाजिक न्याय। तो ज्योतिबा फुले सिर्फ सामाजिक सुधार तक लिमिटेड नहीं थे। वो मानते थे कि जब तक समाज के कमजोर वर्ग अवेयर नहीं होंगे,
तब तक उन्हें राजनीतिक अधिकार भी नहीं मिलेंगे। जब तक उन्हें अवेयरनेस के ज़रिए ये पता ही नहीं चलेगा उनके अधिकार क्या हैं, तो उनको फिर अधिकार मिलेंगे कैसे? इसलिए उन्होंने बहुजन समाज में राजनीतिक चेतना और संगठन की भावना को डेवलप करने पे जोड़ दिया। उनकी सोच क्या थी? उनका देखो ये मानना था कि सामाजिक सुधार के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। ठीक है? सामाजिक सुधार जब होगा तभी राजनीतिक स्वतंत्रता पूरी मानी जाएगी, वरना कोई फायदा उसका है नहीं। अगर समाज के बड़े वर्ग शोषित रहेंगे, ठीक है, जो समाज का काफी ज्यादा जनसंख्या वाला वर्ग है और वो शोषित रहेगा, तो सिर्फ राजनीतिक बदलाव से न्याय नहीं मिल पाएगा। ठीक है, उसका समाज का सुधरना भी जरूरी है, सिर्फ राजनीति में बदलाव काफी नहीं रहेगा। अब देखते हैं सत्यशोधक समाज। देखिए, अपने विचारों को व्यवहार में लाने के लिए, यानी कि असलियत में उनको उतारने के लिए ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य क्या था? सामाजिक समानता, सत्य, न्याय, जाति मुक्त समाज का निर्माण करना। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो ज्योतिबा फुले सामाजिक न्याय के सबसे क्रांतिकारी थिंकर्स में से एक थे। उन्होंने जातिगत भेदभाव, सामाजिक शोषण और असमानता को चैलेंज दिया। शिक्षा को परिवर्तन का साधन उन्होंने बनाया और समाज के कमजोर वर्गों को सम्मान और अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। इसी वजह से उनके विचार आज भी सामाजिक न्याय की लड़ाई में अत्यंत रेलेवेंट माने जाते हैं, काफी ज्यादा रेलेवेंट आज भी माने जाते हैं। अब आ जाती है यूनिट 5, नरमपंथी एवं उग्रपंथी राष्ट्रवाद। इसमें आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, दादा भाई नौरोजी के आर्थिक राष्ट्रवाद का परीक्षण कीजिए। देखिए, जब भारतीय राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी ना, तो तब ज्यादातर लोग अंग्रेजी शासन को क्या कहते थे, क्या मानते थे? वो मानते थे कि ये केवल एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। लेकिन दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने ना ये बताया कि ये अंग्रेज जो है ना, ये सिर्फ हम पे शासन नहीं कर रहे, बल्कि ये हमारा आर्थिक शोषण भी कर रहे हैं, भारत का आर्थिक शोषण भी ये कर रहे हैं। तो इसी वजह से इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का आर्थिक जनक भी कहा जाता है। इन्होंने आर्थिक फैक्ट्स और आंकड़ों के आधार पर ये साबित किया कि जो ये भारत की गरीबी है ना, इसका मेन कारण ब्रिटिश शासन की नीतियां हैं। ये हमारा भाग्य नहीं है कि हाँ हमारा भाग्य है हम गरीब हैं, ये अंग्रेज हमको गरीब बना रहे हैं। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि ये आर्थिक राष्ट्रवाद क्या होता है। तो आर्थिक राष्ट्रवाद का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो हमारा देश है और हमारे देश की जो संपत्ति है, जो संसाधन है और जो विकास है, तो इस विकास का जो बेनिफिट है, वो उसी देश के हमें हमारे ही देश के लोगों को मिले। ठीक है? जिस देश की संपत्ति लाभ भी किसको मिले? उसी देश के लोगों को मिले। ठीक है? ये तो मैंने आपको ऐसे ही समझा दिया। अब मैं इसको पेपर में कैसे लिखना है ये भी बता देती हूँ। पेपर में आप इसको ऐसे लिखना, आर्थिक राष्ट्रवाद का अर्थ है किसी राष्ट्र की आर्थिक संपत्ति, संसाधन और विकास का लाभ उसी देश के लोगों को मिलना चाहिए। अब देखिए, जो दादा भाई नौरोजी थे, इनका मानना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ ना आर्थिक स्वतंत्रता भी जरूरी है। अगर देश का जो धन है वो लगातार भारी जाता रहेगा, तो देश कभी भी विकसित नहीं हो सकता। अब देखते हैं इनका संपदा निकासी का सिद्धांत या फिर धन निकासी का सिद्धांत। आप संपदा वर्ड यूज मत करना, आप धन वर्ड का यूज करना। ठीक है? ये ही ज्यादा करेक्ट वर्ड है, धन निकासी का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो ये जो है सिद्धांत, ये दादा भाई नौरोजी का सबसे फेमस सिद्धांत है। ठीक है? और ये इनका काफी बड़ा एक कंट्रीब्यूशन भी था। इनका कहना था कि अंग्रेज भारत की संपत्ति को लगातार इंग्लैंड भेज रहे हैं। जो भी हमारी सारी संपत्ति है, वो इंग्लैंड भेज रहे हैं। मेहनत हम कर रहे हैं, हमारे देश के लोग कर रहे हैं, और उस मेहनत का फल किसको मिल रहा है? अंग्रेजों को मिल रहा है। मिल क्या रहा है? ये छीन रहे हैं बल्कि।
यानी भारत में जो धन पैदा हो रहा है, उसका जो फ़ायदा है, वो भारतीयों को नहीं मिल रहा, बल्कि वो विदेश जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है, ठीक है? ये कह रहे थे कि भारतीय लोग कामचोर नहीं है, मेहनत तो खूब कर रहे हैं, कमाई भी खूब कर रहे हैं, लेकिन ये छीन करके हमसे लेके जा रहे हैं, ये सारी संपत्ति को, सारे पैसे को हमारे ढो रहे हैं। अब इसको धन को किन-किन तरीकों से बाहर लेके जाया जाता था। तो दादा भाई नौरोजी ने बताया कि भारत का जो धन है, वो कई ज़रिए से इंग्लैंड भेजा जा रहा है। अ, अंग्रेज अधिकारियों का जो ज़्यादा वेतन दिया जा रहा है, सैलरी, ये इस तरीके से जा रहा है, सेना पर खर्च किया जा रहा है, ब्रिटिश सेना पर, और ब्याज का भुगतान ये कर रहे हैं उसके ज़रिए, और व्यापारिक लाभ जो हो रहा है वो इन्हें हो रहा है, उसके ज़रिए जा रहा है, और होम चार्जेस के ज़रिए जा रहा है, और बल्कि इसके अलावा भी कई सारे जो तरीके थे उसके ज़रिए जा रहा है। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लो एक परिवार की महीने भर की कमाई कितनी है? 50,000, लेकिन हर महीने 40,000 कोई बाहर वाला व्यक्ति ले जाए, ठीक है? कोई बाहर वाला व्यक्ति आकर के ले जाए 40,000, तो उस परिवार की हालत क्या होगी? तो वो कभी फिर अमीर नहीं बन पाएगा। 10,000 में तो सिर्फ़ उसका घर का खर्चा ही चलेगा, और वो भी काफ़ी मुश्किल से चलेगा, ठीक है? तो वो कभी अमीर ही नहीं बन पाएगा। ठीक इसी तरह नौरोजी का कहना था कि भारत मेहनत कर रहा था, लेकिन उसका जो धन है, जो हमारा धन है, वो कहाँ भेजा जा रहा है? इंग्लैंड भेजा जा रहा है। इसलिए भारत गरीब होता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है भारतीय गरीबी का विश्लेषण। देखो उस समय ना कुछ अंग्रेज अधिकारी जो थे वो ये कहते थे कि भारत ना स्वाभाविक रूप से ही गरीब देश है। मतलब कि तुम्हारा भाग्य ही ऐसा है, तुम तो नेचुरली ही गरीब हो, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, हमने कुछ नहीं करा। हम तो एकदम पाक-साफ हैं, हमने कुछ नहीं करा। लेकिन दादा भाई नौरोजी जो थे, वो इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि ये जो हमारी गरीबी है, हमारे देश की जो गरीबी है, ये प्राकृतिक बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमारी गरीबी का ये कारण है, आपकी जो नीतियाँ हैं। इ इन्होंने आपकी नीतियों ने हमारी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर कर दिया है। इन्होंने क्लियरली कहा कि ब्रिटिश शासन कल्याणकारी नहीं है, बल्कि शोषणकारी है। यानी अंग्रेज भारत के विकास के लिए नहीं, बल्कि अपने फ़ायदे के लिए शासन कर रहे थे। ठीक है? फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है राजनीतिक माँगे और सुधार। दादा भाई नौरोजी केवल प्रॉब्लम्स नहीं बताते थे, बल्कि सॉल्यूशंस भी देते थे। उन्होंने माँग की कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी जो है उसको बढ़ाया जाए, और टैक्सेस को कम किया जाए। नीतियाँ भारत के हित में बनाई जाएँ, ठीक है? अभी तो आपके हित में है, अब इसको भारतीय हित में बनाई जाए। और देखिए ये हिंसा के पक्ष में नहीं थे। ये संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीकों से सुधार चाहते थे। लास्ट पॉइंट आ जाता है आर्थिक राष्ट्रवाद का महत्व। तो दादा भाई नौरोजी के विचारों का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये था कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक मजबूत इंटेलेक्चुअल बेस दिया। पहली बार लोगों को समझ आया कि अंग्रेजी शासन केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि ये आर्थिक प्रॉब्लम भी है। ठीक है? सिर्फ ये राजनीतिक प्रॉब्लम नहीं है, आर्थिक प्रॉब्लम भी ये हमारे लिए है। हमको ये गरीब किए जा रहा है, हमारी संपत्ति को ये इधर से ढो रहा है। उनके विचारों ने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना को जगाया और स्वतंत्रता आंदोलन को नई डायरेक्शन दी। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो दादा भाई नौरोजी का आर्थिक राष्ट्रवाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की मजबूत नींव था। उन्होंने धन निकासी सिद्धांत के जरिए ब्रिटिश शासन के आर्थिक शोषण का पर्दाफाश किया, और ये सिद्ध किया कि भारत की गरीबी की वजह भारतीय नहीं, बल्कि औपनिवेशिक नीतियाँ थी। हम कामचोर नहीं हैं, ठीक है? हमारा भाग्य खराब नहीं है, हमारी किस्मत खराब नहीं है, बल्कि ये अंग्रेज बेकार हैं, इनकी नीतियाँ बेकार हैं, ये हमको लूट रहे हैं, इन्होंने लूट मचाई हुई है, ठीक है? उनके विचारों ने भारतीय राष्ट्रवाद को नई डायरेक्शन दी और स्वतंत्रता आंदोलन को आर्थिक आधार प्रदान किया। देखिए, अगर ये क्लास आपको
हेल्पफुल लग रही है, आपको अच्छा लग रहा है पढ़ाया हुआ, तो इसको लाइक कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। और एमएचआई के बाकी सब्जेक्ट की भी ऐसी ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लासेस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए मैं नोट कर रही हूँ अभी तक की जो मैंने वीडियो अपलोड की हैं, आप वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन लाइक नहीं कर रहे आप, ना ही आप सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को। इससे देखो मेरा मोटिवेशन सच में काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रहा है। तो आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक विचारों का विश्लेषण कीजिए। देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ना अगर किसी नेता ने राजनीति को आम जनता तक जन जन तक पहुंचाने का काम किया है तो वो किसने किया है? वो किया है बाल गंगाधर तिलक ने। और ना इनको उग्र राष्ट्रवाद का प्रमुख नेता माना जाता है। ठीक है। और देखो जब कई सारे नेता ना अंग्रेजों से सिर्फ रिक्वेस्ट और निवेदन कर रहे थे ना, तो तब फिर तिलक आए और तिलक ने कहा कि ये क्या ड्रामा लगा रखा है भाई, क्या इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो? ये लातों के भूत है, ये बातों से नहीं मानेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है इनके आगे झुकने की, ये इसके लायक नहीं है। फिर इन्होंने क्या किया, भारतीयों के अंदर संघर्ष, आत्मविश्वास और स्वराज्य की भावना को जगाया इन्होंने। जिस समय रिक्वेस्ट वगैरह चल रही थी उस समय, ठीक है? और फिर इन्होंने अपना एक प्रसिद्ध नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और यही नारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्या बन गया? पहचान बन गया। अब देखते हैं इनकी स्वराज की अवधारणा। तो देखो तिलक के जो राजनीतिक विचार थे, उसका मेन बेस क्या था? वो था स्वराज्य, इनके विचारों का। और तिलक का मानना था कि किसी भी राष्ट्र का विकास ना तभी पॉसिबल है जब वो स्वयं अपने ऊपर शासन करेगा। ठीक है? जब वो स्वयं करेगा तब उसका विकास होगा। कोई विदेश से आकर के शासन कर रहे हैं कुछ लोग, तो विकास उसका नहीं होगा। और ना ये अंग्रेजी शासन को भारत के विकास का रोड़ा मानते थे कि ये भाई बाधा है हमारे विकास में, इनकी वजह से नहीं हो रहा विकास। ये यहाँ पे आके शासन कर रहे हैं और ये खुद का विकास कर रहे हैं, भारत का ये कोई विकास नहीं कर रहे। और जो छोटे-मोटे विकास ये दिखा रहे हैं करके, वो भी अपने फायदे के लिए ये कर रहे हैं, रेलवे वगैरह। और इनके अकॉर्डिंग विदेशी शासन कभी भी जनता के वास्तविक हितों की रक्षा नहीं कर सकता। ठीक है, कोई देश है और उस पे आके विदेश से लोग शासन कर रहे हैं, तो उसको क्या पता यहाँ के लोगों के हितों के बारे में, क्या यहाँ की प्रॉब्लम्स हैं, उसको नहीं पता होगा भाई। विदेश के लोगों, यहाँ के लोग ही समझ पाएंगे। ठीक है। इसलिए भारतीयों को अपना शासन स्वयं चलाने का अधिकार मिलना चाहिए। तिलक ने कहा कि भाई भारत देश हमारा है, हमारी प्रॉब्लम्स हमको पता है, हमारे हित हमको पता है, तो हमारा जो शासन है हमें स्वयं चलाने का अधिकार मिलना चाहिए। अब देखते हैं उग्र राष्ट्रवाद और सक्रिय राजनीति। तो तिलक ना जो नरमपंथी नेता थे, उनसे एक अलग सोच रखते थे। ठीक है, ये रिक्वेस्ट वगैरह में विश्वास नहीं करते थे। ये मानते थे कि रिक्वेस्ट और प्रार्थना से अंग्रेज सत्ता नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, कि इनके आगे हम रिक्वेस्ट करते रहें कि हाँ सुधार कर दीजिए। तो इनका कहना था कि ये ऐसे नहीं छोड़ेंगे सत्ता को, ये ऐसे यहाँ से हिलने वाले नहीं है। इसके लिए जनता को इन्होंने यूनाइट करा। ठीक है, और फिर संघर्ष किया जनता को यूनाइट करके। और इसी वजह से उग्र राष्ट्रवादी नेता इनको कहा जाता है। और इन्होंने ये संदेश दिया और लोगों को सिखाया कि अधिकार मांगे नहीं जाते, बल्कि संघर्ष करके प्राप्त किए जाते हैं। और ये बात एकदम सही भी है, अधिकार कभी भी मांगने से नहीं मिलते, कोई चीज कभी मांगने से नहीं मिलती, छीननी पड़ती है। ठीक है। और इन्होंने देखो जन भागीदारी पर काफी ज्यादा जोर दिया था। तिलक का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही था कि उन्होंने राजनीति को सिर्फ शिक्षित लोगों तक लिमिटेड नहीं रहने दिया। इनका
इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि राजनीति तो भाई पढ़े लिखे लोगों की चीज है, यहीं तक लिमिटेड रहनी चाहिए। तो इनका बिल्कुल भी ऐसा मानना नहीं था। इन्होंने आम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा, और इनका मानना था कि स्वतंत्रता की लड़ाई ना तभी सफल हो पाएगी जब सामान्य लोग, आम लोग इसमें भाग लेंगे, तब जाके स्वतंत्रता की लड़ाई सफल हो पाएगी और स्वतंत्रता हमको मिल पाएगी। और यही वजह है कि वो जनता के बीच जा करके भाषण देते थे और लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना को पैदा करते थे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है धर्म और राजनीति का संबंध। तो तिलक ना ये समझते थे कि भारत जैसे देश में ना लोगों को जोड़ने के लिए सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं का यूज किया जा सकता है। ठीक है, लोगों को यूनाइट करना है तो क्या संस्कृति का यूज करो और धार्मिक भावनाओं का यूज करो। और इसी उद्देश्य से इन्होंने क्या किया, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव जैसे इन्होंने जो त्योहार थे इनका आयोजन करवाया सार्वजनिक रूप से। ठीक है, और इससे बड़ी संख्या में लोग क्या हो गए, इकट्ठे होने लगे, और उनमें राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना मजबूत होने लगी। जैसे आज सोशल मीडिया लोगों को जोड़ता है ना, तो उस समय ना त्योहार और जो सार्वजनिक कार्यक्रम होते थे, वो लोगों को जोड़ने का ज़रिया होते थे। ठीक है? तो तिलक ने क्या किया, इन्हीं का यूज़ किया और इन्हीं चीज़ों को राष्ट्रवादी जागरण का साधन इन्होंने बनाया। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है शिक्षा और राष्ट्रीय चेतना। तो इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा के ऊपर जोर दिया। इन्होंने कहा कि ये जो अंग्रेजी शिक्षा है ना, ये मानसिक गुलाम बनाने वाली शिक्षा है। ये लोगों को मानसिक गुलाम बनाएगी, ठीक है? एक तरीके से ब्राउन ब्रिटिश यहाँ पे बन जाएँगे लोग, ठीक है? दिखने में वो बिल्कुल भारतीय होंगे, लेकिन पहनावे से, सोचने से क्या होंगे? अंग्रेज होंगे एक तरीके से। और ये पढ़ाई भी इसलिए करा रहे हैं, ताकि हम इनकी भाषा सीख जाएँ और इन्हीं के ही दफ्तरों में जा कर के इनकी हम नौकरी करें। ठीक है? इसी वजह से ये अपनी शिक्षा दे रहे थे ना अंग्रेज। तो इन्होंने कहा कि ये वाली शिक्षा मत कंटिन्यू करो, अंग्रेजी शिक्षा, बल्कि ऐसी शिक्षा दो, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे क्या होए, राष्ट्रवादी चेतना बढ़े लोगों के अंदर। ठीक है? अब इनके विचारों की देखते हैं सीमाएँ और आलोचनाएँ। तो सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स को देखेंगे। तो स्वराज्य को राष्ट्रीय आंदोलन का इन्होंने मुख्य लक्ष्य बनाया। ठीक है? स्वराज को, कि स्वराज मिलना चाहिए, और जनता को इन्होंने राजनीति से जोड़ा, आम जनता को, जन-जन को। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलनों को इन्होंने बढ़ावा दिया। राष्ट्रीय चेतना को इन्होंने मजबूत किया देश की जनता के अंदर, और स्वतंत्रता आंदोलन को नई एनर्जी इन्होंने दी। अब सीमाओं को देखते हैं, लिमिटेशंस को देखते हैं। तो कुछ विद्वानों का ना ये मानना है कि धार्मिक सिंबल्स का ज़्यादा उपयोग करने से ना कभी-कभी समाज के जो कुछ वर्ग हैं, वो खुद को उस आंदोलन से कम जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। धार्मिक सिंबल का यूज़ करेंगे तो ज़रूरी तो है नहीं कि वो सिंबल हर धर्म के लोगों का हो। तो इससे क्या होता है, कई जो लोग होते हैं वो उसको उससे जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर पाते, कनेक्ट नहीं कर पाते उससे खुद को। फिर भी लेकिन भारतीय राष्ट्रवाद को जन आंदोलन बनाने में इनका जो कंट्रीब्यूशन है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक विचारकों और नेताओं में से एक थे। इन्होंने स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार और जनभागीदारी जैसे विचारों के ज़रिए से भारतीय राजनीति को नई डायरेक्शन दी। इनके विचारों ने स्वतंत्रता आंदोलन को ज़्यादा व्यापक, संघर्षशील और जन आधारित बनाया। इसलिए इन्हें भारतीय उग्र राष्ट्रवाद का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, नरमपंथी और उग्रपंथी राष्ट्रवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ना जो राष्ट्रवाद था, ये मेनली दो धाराओं में डेवलप हुआ। पहली धारा थी नरमपंथी राष्ट्रवाद, दूसरी थी
उग्रपंथी राष्ट्रवाद। दोनों का जो अल्टीमेट गोल था, वो यही था कि भारत की प्रगति हो और स्वतंत्रता मिले। लेकिन जो वहां तक पहुंचने का, स्वतंत्रता तक पहुंचने का जो तरीका था, वो दोनों ही पंथों का अलग-अलग था। ठीक है? आसान भाषा में कहें तो नरमपंथी नेताओं का क्या विश्वास था कि हाँ, अभी गुंजाइश है, ठीक है? इतने बुरे भी नहीं है ये अंग्रेज, बातचीत से, निवेदन से, संवैधानिक सुधारों से अगर हम करेंगे इनसे बात तो ये मान जाएँगे, इतने भी ज़्यादा बुरे नहीं है ये। जबकि जो उग्रपंथी नेता थे, ये क्या मानते थे कि नहीं, ये बातों के भूत नहीं है, ये लातों से ही मानेंगे, ठीक है? तो इन्होंने संघर्ष, जन आंदोलन और स्वराज की माँग पर जोड़ दिया, ठीक है? कि हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, संवैधानिक सुधारों से कुछ नहीं होने वाला, भारत उधर का उधर ही अटका रहेगा फिर भी क्योंकि जो आखिरी पावर होगी, वो किसके पास होगी? अंतिम शक्ति किसके पास होगी? संवैधानिक सुधारों के बाद भी। वो तो तब भी अंग्रेजों के ही पास होगी ना, तो अंग्रेज तो अपना ही हित करेंगे, भारत का हित थोड़ा ही ना करेंगे वो। फिर देखो यही दोनों धाराएँ ना आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की इम्पोर्टेंट पावर्स बनी। अब देखते हैं नरमपंथी राष्ट्रवाद को। तो नरमपंथी राष्ट्रवाद जो था, इसके नेताओं का ये मानना था कि अंग्रेजी शासन में ना कुछ कमियां हैं। पूरा ये बिल्कुल ही हम इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। बस इसमें कुछ कमियां हैं और सुधारों के माध्यम से इन्हें दूर किया जा सकता है। ठीक है? इसमें सुधार हम करवाएँगे, अपील करके, रिक्वेस्ट करके, तो फिर ये ठीक हो जाएगा। ठीक है? ये कह रहे हैं कि हाँ, अभी गुंजाइश है, ये अंग्रेज़ इतने भी बुरे लोग नहीं हैं। तो ये क्या चाहते थे? शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों से अपनी माँगों को ये रखना चाहते थे। ठीक है? ये संघर्ष में विश्वास नहीं करते थे, सशस्त्र संघर्ष में विश्वास नहीं करते थे। नरम यानी कि देखो नरमाई से अपनी बात को मनाना, ठीक है? नरम स्वभाव के लोग थे इस वाले पंथ के अंदर सारे, तो ये बातचीत वाले तरीके से ही मैटर को सुलझाना चाहते थे। इनका विश्वास था कि अगर भारतीय अपनी प्रॉब्लम्स को तर्क और संवाद के ज़रिए से अंग्रेजी सरकार के सामने रखेंगे, तो धीरे-धीरे सुधार की पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है? अंग्रेज क्या कर देंगे, हम उनसे अपनी बात रखेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स हम उनको बताएँगे, तो फिर उसके बाद सुधार ये हो जाएँगे, इस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ हैं। मतलब कि ये उम्मीदें रखते थे अंग्रेजों से। ठीक है, इनको उम्मीदें थी कि हाँ, ये हमारी बात को मान लेंगे जबकि कहाँ मानेंगे ये बात, ठीक है? ये तो अपना ही फ़ायदा, अपना ही हित देखेंगे ना। और देखो इसके प्रमुख नेताओं का नाम याद रखना, वो थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। अब देखते हैं उग्रपंथी राष्ट्रवाद को। तो उग्रपंथी राष्ट्रवादी जो नेता थे, इनका क्या मानना था? इनका मानना था कि देखो भाई रिक्वेस्ट से, आवेदन से, ये इससे कुछ नहीं होने वाला। इससे ये नहीं मानेंगे, बिल्कुल भी ये नहीं मानने वाले हैं और ना ही इससे हमें आज़ादी मिलेगी। ये कहते थे कि संघर्ष करो, बहिष्कार करो इनका और इनकी चीज़ों का, स्वदेशी अपनाओ और जन आंदोलन करो। इन्हीं चीज़ों पर ये जोर दिया करते थे और इनका जो गोल था, वो सिर्फ़ छोटे-मोटे सुधार नहीं था कि हाँ, संवैधानिक सुधार हो जाएँगे, छोटे-मोटे सुधार हो जाएँगे और हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। तो ये नहीं मानते थे। ये मानते थे कि पूर्ण स्वराज हमको चाहिए। ठीक है? पूर्ण स्वराज ये माँग करते थे पूर्ण स्वराज की। इसके जो प्रमुख नेता थे, वो थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल। इससे आप याद रख सकते हैं इन तीनों नेताओं के नाम। अब दोनों में अंतर देखते हैं क्या-क्या है। तो इनकी जो संघर्ष की नीति थी नरमपंथियों की ये कैसी थी? शांतिपूर्ण और संवैधानिक। ठीक है? संवैधानिक तरीकों से हम अपनी बात रखेंगे, शांतिपूर्ण तरीकों से हम अपनी बात रखेंगे। और उग्रपंथियों का कैसा था? इनकी कैसी नीति थी संघर्ष की? संघर्षात्मक थी। ठीक है? संघर्ष करो अंग्रेज़ों के खिलाफ, बहिष्कार करो इनका और इनकी चीज़ों का और इनका प्रतिरोध करो। ठीक है? और ब्रिटिश शासन के प्रति नरमपंथियों का क्या रवैया था? तो ये सुधार की संभावनाएँ देखते थे। ठीक है? कि हम रिक्वेस्ट वगैरह करेंगे तो क्या पता हमारी बात
अंग्रेज मान जाए, सुधार हमको वो करके दे दें। ये उम्मीदें उनमें ढूंढा करते थे, उम्मीद रखा करते थे। इनका कैसा रवैया था? ये अंग्रेजों से चाहते थे पूर्ण स्वतंत्रता, पूरी स्वतंत्रता ये चाहते थे। और इनका गोल क्या था? प्रशासनिक सुधार था नरमपंथियों का, जबकि उग्रपंथियों का क्या था गोल? पूर्ण स्वराज था। इनका संगठन कैसा था? लिमिटेड था और राजनीतिक था। मिडिल क्लास के लोग थे इसमें, पढ़े लिखे लोग थे, नेता वगैरह थे इसके अंदर, तो ये काफी लिमिटेड था। जबकि जो उग्रपंथियों का संगठन था ये काफी बड़े लेवल तक फैला हुआ था और जन आधारित था। हर वर्ग के इसमें लोग जुड़े हुए थे। अब इनकी समानताएं देख लेते हैं दोनों पंथों की। तो इनका जो गोल था दोनों का ही, वो क्या था? राष्ट्रीय चेतना का विकास भारत की जनता में और स्वतंत्रता। मेन गोल इनका यही था दोनों का, बस तरीके इनके अलग अलग थे। और ऐसा नहीं है कि नरमपंथियों ने कम कंट्रीब्यूशन दिया और उग्रपंथियों ने ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। कंट्रीब्यूशन देखो अपने अपने लेवल पर, अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार दोनों ही पंथों ने दिया। ठीक है। और देखो, दोनों ने ना स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अलग अलग फेजेस में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट भूमिकाएं निभाई थी। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो नरमपंथी और उग्रपंथी राष्ट्रवाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दो इम्पोर्टेंट धाराएं थी। नरमपंथियों ने संवैधानिक और वैचारिक बेस तैयार किया, जबकि उग्रपंथियों ने आंदोलन को गति, जोश और जन समर्थन प्रदान किया। दोनों के संयुक्त प्रयासों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत बनाया और एट द एंड स्वतंत्रता प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया। अब आ जाती है यूनिट 6 एंड 7, हिंदू चिंतन और हिंदुत्व। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, स्वामी विवेकानंद के धर्म और राष्ट्र संबंधी विचारों का विश्लेषण कीजिए। देखो, स्वामी विवेकानंद जी आधुनिक भारत के जो मेन थिंकर्स थे उनमें से ये एक हैं। और इन्होंने ना धर्म को सिर्फ पूजा पाठ, मंदिर जाना, धार्मिक अनुष्ठान करना, इन्हीं चीजों तक लिमिटेड नहीं माना। ठीक है। इनके अनुसार धर्म जो था वो इससे काफी ज्यादा बढ़कर था। इनका कहना था कि जो धर्म है इसका वास्तविक उद्देश्य क्या होता है? मानव की सेवा करना, नैतिकता, आत्म विकास, ये सब है इसका धर्म का उद्देश्य। और जो इन्होंने अपनी ये विचार दिए, अपनी फिलॉसफीज जो दी, तो इन्होंने भारतीय समाज में आत्मविश्वास, आत्म गौरव और राष्ट्रीय चेतना को क्या किया? मजबूत किया। और यही वो वजह है कि इन्हें आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद का प्रमुख प्रेरणा स्रोतों में से गिना जाता है। ठीक है। इनके विचारों ने, इनके फिलॉसफीज ने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया और काफी लोगों को प्रेरणा इन्होंने दी। अब देखते हैं इनके धर्म की अवधारणा क्या थी। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार धर्म की अवधारणा को देखते हैं। तो इनका मानना था कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। मानव की सेवा करो, वही सच्चा धर्म है। और ये कहते थे नर सेवा ही नारायण सेवा है। ठीक है। ये तो आपने सुना ही होगा ना कि हर नर में नारायण है। यहाँ पे नर का मतलब सिर्फ पुरुष से नहीं है। नर का मतलब यहाँ पर क्या है? इंसान से। ठीक है। तो हर नर में नारायण है, तो ये कहते थे कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। जो हम अगर किसी इंसान की, किसी गरीब की, किसी जरूरतमंद की या फिर किसी पीड़ित व्यक्ति की हेल्प कर देंगे ना, तो वो किसके बराबर मानी जाएगी? वो ईश्वर की सेवा के बराबर मानी जाएगी। ठीक है। और ये अंधविश्वास, कर्मकांड, रूढ़ियों और जो केवल दिखावे वाले जो धार्मिक कर्मकांड होते हैं ना, ये इसके विरोधी थे। ठीक है। इसके ये खिलाफ थे इन चीजों के। इनका मानना था कि धर्म का उद्देश्य लोगों को कमजोर बनाना नहीं होता, बल्कि उनको आत्मविश्वासी और मजबूत बनाना होता है। और इन्होंने देखो वेदांत को, वेदांत दर्शन जो है हमारे, उसको क्या कहा इन्होंने? यूनिवर्सल इन्होंने बताया। इनके अनुसार ना सभी जो धर्म है उनका जो मूल उद्देश्य है वो सेम ही है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो सारे धर्म है ना, उनका जो मूल उद्देश्य है वो एक ही है। और वो क्या है? मानव कल्याण, प्रेम, सहिष्णुता
भाईचारा। इसीलिए ही विवेकानंद जी सभी धर्मों के प्रति सम्मान की, रिस्पेक्ट की भावना रखते थे, ठीक है? सभी धर्मों का ये सम्मान करते थे, किसी को श्रेष्ठ या फिर किसी को नीचा ये नहीं बताते थे। अब धर्म और राष्ट्र देख लेते हैं, इसका क्या संबंध है इनके अनुसार। तो स्वामी विवेकानंद के ख्याल से ना भारत की जो सबसे बड़ी पहचान है वो क्या है? आध्यात्मिक संस्कृति है। स्पिरिचुअल है ना हमारा भारत शुरू से ही। तो ये इसकी सबसे बड़ी पहचान ये बताते हैं और ये मानते थे कि भारत की जो आत्मा है वो किसमें बसती है? आध्यात्मिक परंपराओं में हमारी। ठीक है? भारत की आत्मा हमारी आध्यात्मिक परंपराओं में बसती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि सिर्फ ये धर्म की बात करते थे। ठीक है? ये सिर्फ धर्म की बात ही नहीं करते थे, बल्कि ये भी चाहते थे कि भारत आध्यात्मिक रूप से मजबूत होने के साथ-साथ, इसके साथ-साथ सामाजिक और राष्ट्रीय रूप से भी सशक्त बने। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लो कोई व्यक्ति है और उसके पास ना बहुत सारा पैसा है, ज़मीन जायदाद है, लेकिन उसका जो चरित्र है, वो कमज़ोर है। तो वो क्या व्यक्ति रियलिटी में वो सक्सेसफुल माना जाएगा? नहीं माना जाएगा ना। तो ठीक इसी तरह विवेकानंद जी कहते थे कि किसी राष्ट्र की शक्ति सिर्फ धन या फिर उसकी मजबूत सेना नहीं है, बल्कि उसके नैतिक और आध्यात्मिक वैल्यूज में भी होती है। ठीक है, नैतिक रूप से भी वो अच्छा होना चाहिए और आध्यात्मिक वैल्यूज की उसको कदर करनी चाहिए, उससे जुड़े रहना चाहिए, तभी वो असलियत में सक्सेसफुल विकसित माना जाएगा। और ना देखिए इन्होंने भारतीयों को अपने इतिहास, संस्कृति और परंपराओं पर गर्व करना सिखाया। जबकि उस समय अंग्रेज क्या कर रहे थे? वो ये फ़ील कराने में लगे हुए थे सबको, भारतीयों को, कि देखो तुम्हारी जो संस्कृति है ना ये पिछड़ी हुई है। तुम सारे के सारे सपेरे मदारी हो। तुम अनसिविलाइज्ड हो, ठीक है? असभ्य लोग तुम हो। पर ये कह रहे थे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने इतिहास पे गर्व करो, हमारा इतिहास बहुत ज़्यादा महान है, हमारी संस्कृति से बेटर संस्कृति और कहीं पर भी नहीं है, हमारी परंपराएँ जो हैं वो सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं। तो ये ऐसा कहते थे और इन्होंने भारतीयों में क्या जगाया? आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को जगाया। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सामाजिक सुधार और राष्ट्र। तो विवेकानंद जी का मानना था कि राष्ट्र सिर्फ नेताओं या सरकार से नहीं बनता। ठीक है? सिर्फ सरकार बनी हुई है लोकतांत्रिक और नेता हैं अच्छे-अच्छे, तो सिर्फ इन्हीं चीज़ों से सरकार नहीं बनता है। बल्कि राष्ट्र का जो निर्माण है वो उसकी सामान्य जो आम जनता है उससे होता है। तो इसीलिए ही इन्होंने खास रूप से गरीबों, शोषितों और युवाओं के उत्थान पर जोर दिया। ठीक है? इनका विकास होगा तो देश का विकास हो जाएगा, ऐसा ये कह रहे हैं। और इन्होंने शिक्षा को भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। इनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना नहीं होता। ठीक है? कि नौकरी पा ली हमने कोई सरकारी या कोई बढ़िया नौकरी, तो सिर्फ़ ये नहीं मानते थे ये, बल्कि ये कहते थे कि शिक्षा का उद्देश्य तो ये होना चाहिए, चरित्र निर्माण हो, आत्मविश्वास आए और जो पर्सनैलिटी है उसका डेवलपमेंट हो। क्योंकि देखो मजबूत नागरिक होगा, तो राष्ट्र भी मजबूत होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्वामी विवेकानंद और राजनीति। तो ये ना सीधे रूप से डायरेक्टली ये राजनीति में एक्टिव नहीं थे। इन्होंने कोई राजनीतिक दल यानी कि पार्टी भी नहीं बनाई हुई थी और ना ही ये इलेक्शन में खड़े होते थे, ठीक है? लेकिन इनके जो विचार थे, उन विचारों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत ज़्यादा गहराई से इन्फ्लुएंस किया था। इनका राजनीतिक संदेश ये था कि अगर राष्ट्र को मजबूत बनाना है, तो पहले हमें समाज को मजबूत बनाना होगा, तभी जाके राष्ट्र मजबूत होगा। अगर लोगों में आत्मविश्वास, चरित्र और नैतिकता होगी, तो राजनीतिक स्वतंत्रता भी अधिक सार्थक होगी। मतलब कि अगर जो देश है वो उसकी जनता में आत्मविश्वास ही नहीं है, चरित्र उनका ठीक नहीं है, नैतिकता नहीं है उनके अंदर, तो राजनीतिक स्वतंत्रता का भी कोई मतलब नहीं है फिर।
ठीक है? राजनीतिक रूप से हम स्वतंत्र हैं, लेकिन जनता देश की ठीक नहीं है। तो फिर ये कह रहे हैं उस चीज़ का कोई फ़ायदा है नहीं। इसलिए नैतिक राजनीति और राष्ट्रीय चरित्र निर्माण पर भी इन्होंने जोड़ दिया। अब आलोचनात्मक पक्ष देख लेते हैं, लेकिन पहले पॉज़िटिव पॉइंट्स को देखते हैं। तो धर्म को मानव सेवा और नैतिकता से इन्होंने जोड़ा। पूजा पाठ से आगे बढ़ कर के और भारतीयों में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव को इन्होंने जगाया। शिक्षा और चरित्र निर्माण पर इन्होंने जोर दिया। धार्मिक सहिष्णुता और मानव एकता का इन्होंने संदेश दिया। आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद को वैचारिक आधार इन्होंने प्रदान किया। अब लिमिटेशंस देखते हैं, तो कुछ विद्वानों का ये मानना है कि विवेकानंद जी ने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पक्ष पर ज़्यादा बल दिया है। इन चीज़ों पर इन्होंने ज़्यादा फ़ोकस किया है। जबकि राजनीतिक और जो आर्थिक सुधार हैं, उन पर इन्होंने कम फ़ोकस दिया है उन चीज़ों के मुकाबले। लेकिन फिर भी इनके विचारों का जो प्रभाव है, वो भारतीय समाज और राष्ट्रवाद पर काफ़ी ज़्यादा गहराई से रहा है। अब आ जाता है निष्कर्ष। तो स्वामी विवेकानंद के धर्म और राष्ट्र संबंधी विचार आध्यात्मिकता, नैतिकता, मानव सेवा और राष्ट्रीय गौरव पर बेस्ड थे। इन्होंने धर्म को मानव कल्याण का ज़रिया माना और भारतीयों में आत्मविश्वास और राष्ट्रभक्ति की भावना को इन्होंने जगाया। इसी वजह से उनके विचार आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं और आज भी लाखों युवाओं को प्रेरित करते हैं इनके विचार। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। श्री अरविंद घोष के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की विवेचना कीजिए। देखो सबसे पहले ये समझते हैं आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। तो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद में ना क्या होता है, जो देश होता है उसको एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं माना जाता या फिर एक राजनीतिक इकाई या फिर एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं मानते। वो कहते हैं कि देश सिर्फ ये चीज़ नहीं है। ये कहते हैं कि देश ना बल्कि एक जीती जागती शक्ति है, एक जीती जागती चेतना है, यानी कि क्या है? माता है। जैसे हम कहते हैं भारत माता। ओके, अब देखते हैं इनका श्री अरविंद घोष का विचार। तो ये जो श्री अरविंद घोष थे, ये सिर्फ एक राष्ट्रवादी नेता नहीं थे। ठीक है, बल्कि ये एक महान दार्शनिक मतलब कि फिलोसोफर, थिंकर और आध्यात्मिक गुरु भी थे। और इनका ना ये मानना था कि राष्ट्र सिर्फ भूमि या फिर राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये तो एक जीती जागती शक्ति और एक जीती जागती चेतना है। और ये जो विचार इन्होंने दिया, इसी विचार को इन्होंने क्या कहा? आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। और इनके विचारों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को सिर्फ राजनीतिक संघर्ष न बनाकर एक नैतिक और आध्यात्मिक उद्देश्य भी प्रदान किया। ठीक है, इन्होंने एक एम दिया भारतीय राष्ट्रवाद को। अब देखते हैं राष्ट्र की आध्यात्मिक अवधारणा। तो श्री अरविंद घोष के राष्ट्रवाद की सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता यही थी कि इन्होंने ना राष्ट्र को सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं माना कि हाँ ये बॉर्डर्स खिंचे हुए हैं और इसके अंदर अंदर वाला क्षेत्र सारा हमारा है, ये जमीन हमारी है। तो इन्होंने सिर्फ यही नहीं माना, बल्कि इनके अकॉर्डिंग राष्ट्र क्या है? एक जीवित चेतना है, जीती जागती एक चेतना है। ये भारत को सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि भारत माता के रूप में देखते थे। अब इसी बात में लिख दो इसी बात पर कमेंट में भारत माता की जय। और देखो इनका ये मानना था कि भारत की ना अपनी एक आत्मा है, अपनी एक विशिष्ट पहचान है, एक आइडेंटिटी है। और इसी वजह से वो राष्ट्र सेवा को सिर्फ एक राजनीतिक कार्य नहीं मानते थे, ठीक है? बल्कि ये एक प्रकार की उसको साधना मानते थे, एक तपस्या उसको मानते हैं। जैसे तपस्या करते हैं ना हम, साधना करते हैं, तो ये इस चीज़ की तरह मानते थे राष्ट्र सेवा को। कि हाँ, ये एक पूजा है हमारी। अब धर्म और राष्ट्र का संबंध देखते हैं। तो श्री अरविंद धर्म को संकीर्ण अर्थ में नहीं समझते थे। संकीर्ण यानी कि नैरो। नैरो अर्थ में ये नहीं समझते थे इसको, बल्कि इनके लिए ना
धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या किसी संप्रदाय को फॉलो करना नहीं था कि हाँ हम फला संप्रदाय को फॉलो करते हैं, हम फिर पूजा पाठ करते हैं। तो इनके लिए धर्म सिर्फ इतनी सी चीज नहीं थी, बल्कि ये धर्म को सत्य की खोज, नैतिकता, आत्मिक विकास, मानव कल्याण, इन चीजों से जोड़कर देखा करते थे। और देखो इन्होंने राजनीति को आध्यात्मिकता से भी जोड़ा। इनका मानना था कि राजनीति को नैतिक और आध्यात्मिक वैल्यूज से जुड़ा होना चाहिए, तब जाके सही राजनीति होगी। अगर राजनीति ना केवल सत्ता प्राप्त करने का टूल बन जाएगी, ठीक है, राजनीति किस लिए होती है अब आज के ज़माने में? सत्ता प्राप्त करने के लिए होती है। तो ये कह रहे हैं कि अगर ये इसका टूल बन जाएगी सत्ता प्राप्त करने का, तो वो क्या होगी? समाज के लिए हानिकारक वो हो सकती है उस कंडीशन में, अगर इसको सिर्फ़ ऐसे ही समझा जाएगा। तो इसीलिए ही इन्होंने राजनीति में नैतिकता और आध्यात्मिकता के इम्पोर्टेंस पर बल दिया। और इनके अनुसार भारत की स्वतंत्रता केवल राजनीतिक आवश्यकता नहीं थी कि हाँ भाई ये अंग्रेज आकर हम पे शासन कर रहे हैं, हमारी राजनीति को यही संभाल रहे हैं। तो ये इनके लिए सिर्फ एक राजनीतिक जरूरत नहीं थी भारत की स्वतंत्रता, बल्कि ये इसे एक आध्यात्मिक कर्तव्य भी मानते थे। ठीक है, इनके लिए एक ये आध्यात्मिक कर्तव्य था। भारत को स्वतंत्र होना चाहिए, ये कहते थे कि भारत को स्वतंत्र होना चाहिए ताकि वो मानवता का कल्याण में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है राष्ट्रवाद और सक्रिय संघर्ष। तो अपने ना स्टार्टिंग के जीवन में ये राष्ट्रवादी आंदोलनों में काफी एक्टिवली ये भाग लिया करते थे, राष्ट्रवादी आंदोलनों में। और ये अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष और प्रतिरोध के सपोर्टर थे कि हाँ ये अंग्रेज ऐसे नहीं मानते, शांति वांति से संघर्ष करना चाहिए, इनके खिलाफ इनका प्रतिरोध करना चाहिए। और ये मानते थे कि भारत को ना स्वतंत्र होना ही चाहिए हर हाल में। लेकिन बाद में इन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली। ठीक है, एक्टिवली पार्ट इन्होंने लेना अब छोड़ दिया, दूरी बना ली इससे। और आध्यात्मिक साधना का रास्ता इन्होंने अपना लिया। लेकिन राष्ट्र के प्रति जो इनकी निष्ठा थी, जो इनका प्रेम था, वो कभी कम नहीं हुआ। भले ही इन्होंने राजनीति में भाग लेना बंद कर दिया, पर प्यार करना अभी भी देश से बंद नहीं किया, ना ही उस प्रेम में लेश मात्र भी कमी आई। ठीक है, इन्होंने अपने लेखों और विचारों के जरिए राष्ट्रवाद को नई डायरेक्शन दी, नई दिशा इन्होंने दी। अब देखते हैं आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का महत्व। तो श्री अरविंद के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर काफी ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा था। इन्होंने भारतीयों में आत्म गौरव, आत्म बल, त्याग और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत किया था। जहाँ पर कुछ नेता स्वतंत्रता को केवल राजनीतिक अधिकार मानते थे कि हाँ ये हमारा अधिकार है, देश की राजनीति को, देश के शासन प्रशासन को संभालने का भारतीयों का ही अधिकार है। कुछ नेता सिर्फ यही चीज मान रहे थे ना। तो वहीं पर श्री अरविंद इसे क्या कह रहे थे कि राष्ट्र की आत्मा की मुक्ति के लिए स्वतंत्रता जरूरी है। ठीक है, स्वतंत्रता होगी तो क्या होगा, हमारे देश की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। तो इसी वजह से इनके राष्ट्रवाद में भावनात्मक और आध्यात्मिक गहराई दिखाई देती है। अब आलोचनात्मक दृष्टि देखते हैं, पर पहले क्या देखेंगे, पॉजिटिव पॉइंट्स देखेंगे। तो राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक और नैतिक आधार इन्होंने दिया। भारतीय संस्कृति और परंपरा के इम्पोर्टेंस को इन्होंने हाईलाइट किया। आत्मगौरव और राष्ट्रीय चेतना को मजबूत किया इन्होंने। स्वतंत्रता आंदोलन को वैचारिक गहराई इन्होंने दी। अब सीमाएं देखते हैं। तो कुछ विद्वानों का ना ये मानना था कि इनका जो दृष्टिकोण है ना, ये काफी ज्यादा ही स्पिरिचुअल है। और इसी वजह से इनकी जो विचारधारा है वो कभी-कभी सामान्य जनता के लिए डिफिकल्ट सी प्रतीत होती है।
अब देखो स्पिरिचुअलिटी जो है ना वो हर किसी को समझ नहीं आती, हर किसी के पल्ले नहीं पड़ती है। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट ये कभी-कभी हो जाती थी आम लोगों के लिए। और साथ ही इन्होंने व्यावहारिक राजनीतिक रणनीतियों की तुलना में आध्यात्मिक पहलुओं पर ज़्यादा बल दिया। ठीक है? जो राजनीतिक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, उनको इन्होंने कम फ़ोकस किया उन पर, और आध्यात्मिक फैक्टर्स पर इन्होंने ज़्यादा फ़ोकस किया। तो ये कमियाँ जो हैं वो आलोचक बताते हैं कुछ विद्वान। अब देखते हैं निष्कर्ष। तो श्री अरविंद घोष का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद भारतीय राष्ट्रवाद की एक इम्पोर्टेंट धारा है। उन्होंने राष्ट्र को सिर्फ राजनीतिक इकाई न मानकर एक जीती जागती चेतना और आध्यात्मिक शक्ति के रूप में देखा। इनके विचारों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नैतिक उद्देश्य, वैचारिक गहराई और आध्यात्मिक प्रेरणा प्रदान की। इसी वजह से श्री अरविंद भारतीय राष्ट्रवाद के महान थिंकर्स में गिने जाते हैं। अब आ जाता है पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वीडी सावरकर के हिंदुत्व को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में समझाइए। देखिए वीडी सावरकर जो थे ये आधुनिक भारत के मेन नेशनलिस्ट थिंकर्स में से एक थे, और इन्होंने ना हिंदुत्व की अवधारणा को पेश किया। लेकिन इनके अकॉर्डिंग हिंदुत्व सिर्फ एक धर्म या फिर एक पूजा पद्धति नहीं है, बल्कि इनके अनुसार हिंदुत्व क्या है? भारत की साझा संस्कृति, साझा इतिहास, साझा परंपराएं और इसकी सभ्यतागत पहचान, ये सब है हिंदुत्व। इससे जोड़कर इन्होंने हिंदुत्व को देखा, और इसी वजह से इनके हिंदुत्व को अक्सर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में समझा जाता है। अब सबसे पहले हिंदुत्व की अवधारणा को देखते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग ना हिंदुत्व सिर्फ एक धार्मिक आस्था नहीं है, ठीक है? बल्कि ये कहते हैं कि ये ना हिंदुत्व उन सांस्कृतिक एलिमेंट्स का ग्रुप है जो भारत को एक अलग आइडेंटिटी देता है। देखो जैसे कि आपसे कोई पूछेगा कि भारत की पहचान क्या है? तो आप कहेंगे कि हमारा इतिहास, हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता। तो यही बातें जो थी सावरकर के हिंदुत्व के अंडर आती थी, ठीक है? यही सब वो इसमें हिंदुत्व में रखते थे, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई। और इनका मानना था कि भारत की जो नेशनल आइडेंटिटी है ना, वो इन साझा सांस्कृतिक विशेषताओं पर ही बेस्ड है, हमारी नेशनल आइडेंटिटी। अब देखते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का स्वरूप। तो सावरकर के अकॉर्डिंग देश केवल एक राजनीतिक सीमाओं से नहीं बनता, ठीक है? बॉर्डर्स खींच दिए और वो बन गया। बल्कि ये कह रहे हैं कि राष्ट्र का निर्माण साझा संस्कृति, साझा इतिहास और सामूहिक स्मृतियां यानी कि कलेक्टिव मेमोरीज से भी होता है। इन सारी चीजों से राष्ट्र का निर्माण होता है। और सावरकर का मानना था कि भारत की राष्ट्रीय आत्मा किस में बसती है? हमारी प्राचीन संस्कृति और ऐतिहासिक परंपराओं में बसती है, ठीक है? इन सारी चीजों में भारत की आत्मा बसती है। इसलिए वो सांस्कृतिक एकता को राष्ट्रीय एकता का बेस मानते थे। जैसे कि मान लो एक परिवार है, और उसके ना जो सदस्य हैं, जो मेंबर्स हैं, वो अलग अलग शहरों में रहते हैं, लेकिन उन्हें क्या चीज जोड़ती है? उन्हें जोड़ने वाली क्या चीजें हैं? उनका साझा इतिहास, उनकी परंपराएं और उनके संस्कार, यही सब उनको जोड़ेंगे ना। भले ही वो अलग-अलग शहरों में रह रहे हो, पर ये सारी चीजें उनको जोड़ने का काम करेंगी। ठीक इसी तरह सावरकर का मानना था कि भारत के लोगों को जोड़ने वाली सबसे बड़ी शक्ति क्या है? वो है हमारी सांस्कृतिक विरासत, ठीक है? हमारा जो इतिहास है वो क्या है? सेम है। हमारी जो संस्कृति है वो भी काफ़ी डाइवर्स है वैसे तो, बट फिर भी देखा जाए मोटे-मोटे तौर पर तो सेम दिखाई पड़ती है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं आपको, जैसे कि कृष्ण है, ठीक है? अब नॉर्थ में आए तो हम इन्हें कृष्ण के रूप में पूजते हैं, भगवान श्री कृष्ण के रूप में। फिर जब हम महाराष्ट्र में जाएँगे तो यही विट्ठल देव बन जाते हैं। जब हम उड़ीसा जाएँगे
तो वो जगन्नाथ के रूप में पूजे जाएंगे। गुजरात में जाएंगे द्वारका में, तो वो द्वारकाधीश के रूप में पूजे जाते हैं, लेकिन है तो कृष्ण ही। तो ये क्या है, ये जोड़ने का काम कर रहा है ना। तो इसी तरीके से सावरकर बता रहे हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात ना ये है कि सावरकर ने हिंदुत्व को सिर्फ एक धार्मिक अवधारणा के रूप में पेश नहीं किया था, कि हाँ ये देखो ये मैं अपनी अवधारणा दे रहा हूँ हिंदुत्व, और ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है, बाकी सबका इसमें कोई काम नहीं है, बाकियों का कोई लेना देना नहीं है इससे। ऐसा कतई कुछ नहीं था। और देखो ना ही ये धर्म आधारित राज्य के सपोर्टर थे, जो धर्म के आधार पर राज्य बनाया जाता है ना, जैसे जिन्ना ने किया था, धर्म के आधार पर राष्ट्र बनवाया था पाकिस्तान, कि मुसलमानों को अलग राष्ट्र बना के दे दो। तो ये इस चीज के भी सपोर्टर नहीं थे, बल्कि इनका ये मानना था कि राज्य के सभी नागरिकों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी धर्म के ही क्यों ना हो, धर्म आधारित राज्य नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है राष्ट्रवाद और राजनीतिक दृष्टिकोण। ये ना देखो किस चीज के सपोर्टर थे, ये सक्रिय और संघर्षशील राष्ट्रवाद के सपोर्टर थे। ठीक है, ये मतलब कि रिक्वेस्ट वगैरह में ये विश्वास नहीं करते थे, बातचीत वाले जो बीच का रास्ता है उसमें ये विश्वास नहीं करते थे। ये मानते थे कि राष्ट्र को मजबूत, यूनाइटेड और आत्मविश्वासी होना चाहिए, तभी राष्ट्र मजबूत होगा। इन्होंने राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक गौरव पर ज्यादा बल इन्होंने दिया। और इनका विश्वास ना ये था कि अगर लोगों में अपने राष्ट्र और संस्कृति के प्रति गर्व होगा, अगर हम भारतवासी अपने राष्ट्र पर, अपनी संस्कृति के ऊपर गर्व करेंगे, तो राष्ट्र फिर ज्यादा मजबूत हमारा बनेगा। ठीक है, इसलिए इन्होंने राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक पहचान को इम्पोर्टेंट माना। अब आलोचनात्मक पक्ष देखते हैं। पहले पॉजिटिव पॉइंट्स को देखेंगे, तो भारतीय संस्कृति और इतिहास के इम्पोर्टेंस पर इन्होंने जोर दिया। और सांस्कृतिक जो एकता है उसको क्या कहा इन्होंने, ये हमारी राष्ट्रीय एकता का आधार है। और राष्ट्रीय आत्मगौरव और राष्ट्र भक्ति को मजबूत करने का प्रयास इन्होंने किया। और लास्ट पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है राष्ट्रवाद को सांस्कृतिक आधार इन्होंने प्रदान किया। अब आलोचनाएं देखते हैं कि आलोचकों का क्या कहना है इनके विचार के बारे में। तो कुछ विद्वानों का ना ये मानना है कि सावरकर की जो ये अवधारणा है हिंदुत्व की, ये सांस्कृतिक पहचान को ज्यादा इम्पोर्टेंस देती है। ठीक है, आलोचकों के अकॉर्डिंग भारत जैसा जो बहुसांस्कृतिक समाज है, हमारी संस्कृति काफी ज्यादा डाइवर्स है ना, पूरा भारत बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। तो इस समाज में, भारतीय समाज में अलग अलग व्याख्याएं इसकी हो सकती हैं। ठीक है, सावरकर के अवधारणा की अलग अलग व्याख्याएं हो सकती हैं। तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सांस्कृतिक एकरूपता पर अधिक जोर देना, ज्यादा जोर देना। ठीक है, कि हाँ भाई हमारी संस्कृति सेम है और यही संस्कृति है, तो इस चीज पर ज्यादा जोर देने से क्या होगा, जो विविधता है देश की, जो डाइवर्सिटी है, वो कम आंकी जा सकती है। ठीक है, उस उसका जो है इम्पोर्टेंस कम हो सकता है इस तरीके से। तो आलोचक ये कहते हैं इनके विचारों के बारे में, सावरकर के विचारों के बारे में। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो वीडी सावरकर का हिंदुत्व सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक इम्पोर्टेंट अवधारणा है। इन्होंने राष्ट्र को सिर्फ एक राजनीतिक इकाई नहीं माना, बल्कि साझा इतिहास, संस्कृति और सभ्यता पर बेस्ड एक सांस्कृतिक समुदाय के रूप में देखा। इनके विचारों ने भारतीय राष्ट्रवाद को सांस्कृतिक आधार प्रदान किया। हालांकि इनकी अवधारणा को लेकर अलग-अलग मत हैं सबके, और बहसें भी काफी सारी मौजूद हैं। इसलिए सावरकर के हिंदुत्व को समझते समय उसके कंट्रीब्यूशन और उनकी सीमाओं दोनों को ध्यान में रखना जरूरी है। तो यहाँ पर आपका ये पार्ट 1 हो जाता है कंप्लीट, और आपके आधे क्वेश्चंस भी कंप्लीट
हो जाते हैं एमपीएससी 004 के। बाकी के आधे क्वेश्चंस को हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि ये 10 के 10 क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे, बट फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। और इसके पार्ट 2 के लिए वरदान आईएचएस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर लें ताकि इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।